हेलो दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग हल कर रहे हैं 31/1/2021 का पेपर दोस्तों। जो देखते हैं किस प्रकार का दोस्तों पूछा गया है, किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछेंगे हैं, आगे आगे किस प्रकार का दोस्तों मतलब प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चालू करते हैं। जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। पेपर दोस्तों आपका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप लोग जिसमें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, किस प्रकार का दोस्तों पेपर आया था और आगे दोस्तों किस प्रकार का आने वाला है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन क्या करता है दोस्तों, रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन दोस्तों, देखते हैं कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पहले का एक दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों किस प्रकार का आया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, इसका दोस्तों हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना दोस्तों, देखते हैं क्या क्या है, कैसी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसके पढ़ते हैं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेंगी। अगला दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीच का, यानी कि दूसरा इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर चार दोस्तों, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। अगला दोस्तों, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। अगला दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इसका, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारा भाई बहन इस चैनल मतलब इस वीडियो को देख रहा है वो आगे शेयर जरूर करें। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं यानी कि तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। नैतिक विकास के डैश है दोस्तों, यानी कि रिक्त स्थान है, आपको भरना है, चरण को दर्शाता है दोस्तों। देखते हैं, प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथागत, यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों।
देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों किसके महत्व पर जोर देता है? लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों तो देखते हैं सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा या संतुलीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ठीक है दोस्तों। अगला, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। दोस्तों किसके रूप में दोस्तों वर्णित करते हैं? देखते हैं मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा अपान मनोबंध। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्कीमा मनोबंध। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? देखते हैं ऑप्शन इसके। अमूर्त सोच का विकास, विचार अपान सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार अपान सोच में केंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास बहुआयामी होता है, यानी कि 4 नंबर इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकास बहुआयामी होता है। अगला, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन इसके संवेदिक, मूर्त या अमूर्त। सांवेदिक या मूर्त सांवेदिक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सांवेदिक, मूर्त या अमूर्त। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 11 का। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? दोस्तों चलिए देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्य आधारित समूह बनाने का मापदंड, या दोस्तों अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताएंगे दोस्तों। इसका हो जाएगा दोस्तों नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में रिक्त स्थान है दोस्तों पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए दोस्तों। किसका होना चाहिए? दोस्तों देखते हैं, ये 4 इसके ऑप्शन हैं। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी अपान समरूपी निर्देशों, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी कि 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, यही एक विनती है आप लोगों से। मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अधिकतम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? क्या नहीं करना चाहिए? आइए देखते हैं। अधिकतम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों? कम परिज्ञानता अपान बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, दूसरा इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। लास्ट ऑप्शन दोस्तों विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों एक, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ठीक है दोस्तों, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो कि नंबर 19। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है दोस्तों आपको सारे पेपर करा दिए जाएंगे पिछले साल के जो भी हैं। अगला दोस्तों शर्मिंदगी। दोस्तों ये आज ही हम कराए हैं, जो मैथ का पेपर कराए हैं शायद, हाँ उसी में एक क्वेश्चन मिला था। शर्मिंदगी दोस्तों का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली हैं, के अभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों का संज्ञान, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न में से अध्ययन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या मतलब अपान नकल और दोहराना, अनुकरण या नकल और दोहराना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? इसका हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। संकल्पनाओं के बीच मतलब संबंध खोजना, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीटेट में जो भी है ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर
वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। या दोस्तों अगला है, लास्ट ऑप्शन है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था नंबर 24 दोस्तों, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है दोस्तों? बताएंगे। उच्च उत्तेजना या उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बताएंगे। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? देखते हैं दोस्तों। योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों योग्यता सुधार्य है। एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? देखते हैं ऑप्शन। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षाशास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बताएंगे। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा नंबर 4 दोस्तों। नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण और संवाद दोस्तों आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रश्न दोस्तों छोड़ना नहीं है। इतनी ज़बरदस्त आप लोगों की तैयारी दोस्तों करवा देंगे। ठीक है, आगे अभी जो समय बचा हो इसमें बहुत ही भौकाली दोस्तों आप लोगों को तैयारी कराना है, काफ़ी मैराथन दोस्तों लानी है। अगला प्रश्न दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक कार्य के दौरान दोस्तों नंबर 28, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, मतलब स्वयं खुद से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है दोस्तों? क्या दर्शाता है दोस्तों? देखते हैं ऑप्शन। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रितता या मनोवैज्ञानिक विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बताएंगे। इसका राइट आंसर मतलब मनोवैज्ञानिक विकार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विकार इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्वनियमन। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर या बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड लास्ट दोस्तों क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला, यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? देखते हैं दोस्तों, हल्का सा इसे ऊपर करते हैं। क्या हो गया ये? चलिए हट जाएगा, कोई बात नहीं दोस्तों। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना,
योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। दोस्तों आराम से बताइएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल आराम से दोस्तों बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों एग्जाम में। ये फिर हो गया दोस्तों, चलिए इसको हटाते हैं, आराम से हटाते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन दोस्तों इसके पढ़ते हैं। केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर। नंबर 4 इसका आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यही, यानी कि 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है दोस्तों, पारस्परिकता पर, यानी कि 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, RAA देखते हैं दोस्तों, RAA स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी बच्चों जिस बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंची है दोस्तों पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।